इसके पहले आपने पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र, समझ गए, मुझे लगता है आपको आ गया। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण को कौन कौन प्रभावित करता है, जैविक कारक क्या होते हैं, अजैविक कारक क्या होते हैं, है ना, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होते हैं, कैसे निपटारा हो सकता है, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक, वे घटक या वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो निर्जीव हैं, वो किसी जीव के जीवन में या हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखेंगे, हम जैविक घटक पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जो जीवित होते हैं या वे जीव जो जीवित होते हैं वो हमारे शरीर, हमारे वातावरण में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि जो जीवित नहीं है, वे वस्तुएं जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, वो हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे वस्तुएं जो निर्जीव है वो हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले तो पारिस्थितिक तंत्र आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास पाया जाने वाले जीवों का समूह जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र बताता है कि प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। बात करते हैं अजैविक पदार्थों के बारे में, अजैविक घटकों के बारे में। क्या होते हैं अजैविक घटक? वे घटक जो जीवित नहीं है फिर भी उनका महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, उनके बारे में हम समझते हैं। तो पहले की बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं। आप आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अगर ये गर्मी ठंडी भी ना हो, अगर तापमान ना हो, आप जानते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। अब मान लेते हैं अगर यही वायुमंडल का टेम्परेचर 50 से 60 हो जाता, अगर कोई सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो क्या यहाँ पे जीवन संभव होता? नहीं होता, कतई नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कि डायनासोर गायब क्यों हुए। माना जाता है डायनासोर के बारे में कई वैज्ञानिकों के शोध के बाद ये पता चला कि जो डायनासोर होते हैं वो शुष्क थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं झेल पाने वाले प्राणी थे। तो जैसे जैसे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे डायनासोर गायब होते चले गए और अंततः आज वे विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो तापमान का भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये कम हो जाए तो भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और ये अधिक हो जाए तो भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर तापमान की बात करें, इसके आधार पे पौधों को 3-4 कैटेगरी में रखा गया। वे पौधे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि जिन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उन्हें बोला जाता है महातापी। वे पौधे जिन्हें थोड़े मतलब महातापी से थोड़ा कम टेम्परेचर की, मान लेते हैं इसे 60 डिग्री चाहिए तो इसको मान के चलते हैं 40 डिग्री। जिसे कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े उसे हम बोलेंगे मध्यतापी, और जिसे मध्यतापी से कम मतलब बहुत कम जरूरत नहीं है ना, मीडियम जिसको बोलते हैं ना, तो उसे बोला जाता है न्यूनतापी। और वे पौधे जैसे शिमला वगैरह में जो पौधे उगते हैं जिन्हें टेम्परेचर की एकदम ना के बराबर जरूरत है, उन्हें बोला जाता है अति न्यूनतापी। पॉइंट समझिए, अगर यही अति न्यून तापी वाले पौधे को हम उगाना चाहें महातापी वाले क्षेत्र में तो क्या ये उगेंगे? नहीं उगेंगे। अगर आप दूसरे न्यून तापी की बात कर ले, इन्हें अति न्यून तापी में उगाने की कोशिश करें तो उगेंगे नहीं। तो तापमान का प्रत्येक जीव के जीवन में अपना महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है, लेकिन स्वयं तापमान जीवित नहीं है। वो क्या है? अजैविक घटक है। आप तापमान देख सकते हैं नहीं, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये था अजैविक घटक पहला, तापमान किस प्रकार से हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। दूसरा है प्रकाश, लाइट की बात करते हैं। अब प्रकाश की बात कर ले, बिना प्रकाश के वैसे भी दुनिया अंधेरे में है, लेकिन हम साइंस में नहीं जा रहे, हमें समझना है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश क्यों जरूरी है। आपको मालूम है कि पौधे बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना सकते। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जमीन के नीचे से जाइलम जो उनका संवहन तंत्र होता है वो जल लेके आता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक मिलके
क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, पानी बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। लेकिन अगर आप मान लें प्रकाश नहीं है, अगर प्रकाश नहीं होगा, आप जानते हैं कभी कभार ये आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण रात में संभव है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो कतई कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? स्वपोषी यानी कि उत्पादक करता है। और पिछले वीडियो में ही हमने जाना था कि जो उत्पादक होते हैं, अगर उत्पादक ही नहीं रहे तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च आहारी यानी कि सर्वाहारी कभी भी अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और हर जीव का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश किस तरह से, देख लीजिए किस कदर से प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी। ठीक है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, उत्पादक भोजन नहीं बनाएगा, तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और प्रत्येक जीव तितर बितर हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर मानो मार मार के खाने लगेंगे, है ना। फिर एकदम ये इसको काटा, ये इसको काटा, ये ठीक लग रहा है इसको काटो, है ना, इस पिल्ला कट दिख रहा है इसको काटो, सब काट काट के खा जाएंगे। भूखमरी मतलब, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे अस्तित्व में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें ऊर्जा नहीं मिलने वाली। फिर हम क्या खाएंगे? सोच के देखिए क्या खाएंगे। और हम जीव जंतु की बात कर ले तो जीव जंतु जैसे मान लेते बकरी खाएंगे, बकरा खाने में शौकीन वाले हैं भाई साहब, है ना, मटन वाले। तो बकरी क्या खाएगी? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो क्या खाएगी? आएगी नहीं। अब वो नहीं रहे तो हम भूखों मरेंगे। ठीक है, अब हम नहीं रहेंगे तो अपघटक कहां से आएंगे? आप जानते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, है कि नहीं? तो अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो उपभोक्ता उत्पादक दोनों को फिर विलीन करके क्या करते हैं? फिर स्वपोषी उत्पादक को देते हैं। लेकिन जब उपभोक्ता ही नहीं रहेंगे तो अपघटक किसे अपघटित करके स्वपोषी यानी कि उत्पादक को प्रदान करेंगे? देंगे किसे? कोई नहीं रहेगा। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला क्या हो सकती है? टूट सकती है। समझ में आ गया प्रकाश के बारे में। अगला बात करते हैं जल के बारे में। जल, आप जानते हैं जल ही जीवन है। नारा आपने सुना होगा, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। कोई भी व्यक्ति, है ना, आप देखते हैं ऊंट की बात कर ले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना दिन तक ऊंट पानी पिए बिना रह सकता है, उससे कहीं ज्यादा दिन तक जिराफ रह सकता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा अगर कोई स्तनी है तो वो कौन है? जिराफ है। ठीक है, वो घोड़े से भी तेज भागता है। ठीक है, फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जल के बारे में, कि जो जल होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मानव की बात करें तो बहुत ज्यादा उड़ के जाएंगे, एक सप्ताह 9 दिन, 9 से 10 दिन तक हम बिना पानी पिए रह सकते हैं, इसके बाद हम मर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो प्रत्येक जीव के लिए क्या होता है? जल बहुत आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो बिना पानी के नहीं होने वाली। हमारे घर दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ भी बनाना हो बिना जल के हो सकता है? नहीं। नहा सकते हैं? नहीं। मुंह धो सकते हैं? ब्रश करके रहेंगे, फिर यहां लगा होगा तो किससे धोएंगे? समझ रहे हैं ना? तो जल, हालांकि जल में जीवन नहीं है, जल जीवित नहीं है, लेकिन जल की वजह से कई जीवन हैं। समझ रहे हैं ना? अगर जल नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है भाई जल को बचाइए। ठीक है, अगला चैप्टर जो आपका है इसी पे डिपेंड है कि जल क्यों बचाना जरूरी है, कैसे हम जल बचा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है पीने वाला पानी, उसका किस प्रकार से हम दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे गांव वगैरह में देखते हैं ना, लगा के मोटर मारते पूरा, जब गाड़ी महीना में 3-3 दिन तो रोज दूसरे तीसरे गाड़ियाँ धोना है। अगर वो कुएं वाली व्यवस्था होती तो शायद बाइक धोई जाती। 2 बाल्टी निकालेंगे तो दूसरे चक्कों में लग जाएगा, खत्म काम, चलो अब नहीं निकाला, अरे यार बड़ी मेहनत लग रही है। लेकिन क्या करना है, एक तो स्विच दबाना है, पूरा पानी इतना इतना पानी दे रहे, जाओ बह के जाओ नाले में, पोखरी भर जाओ, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं जल की। तो जल की प्राप्ति के आधार पे, जल मिलने के आधार पे भी पौधों की बात करें तो पौधों को कितनी कैटेगरी में रखा गया? 4 कैटेगरी में रखा गया। पहले वे जलोद्भिद, वे पौधे जो जल में ही पैदा होते, जलोद्भिद जल में पैदा होने वाले, वे पौधे जो जल में ही पैदा होते, मतलब उनका जीवन ही जल है, जल ही उनका जीवन है। मछली की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, पौधे की बात कर रहे हैं। तो वे पौधे जो जल में उत्पन्न होते हैं उन्हें बोला जाता है जलोद्भिद, तो उनके लिए तो जल बहुत ज्यादा उपयोगी है। दूसरा होता है समोद्भिद, वे पौधे जिन्हें कुछ मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे ये सब पेड़ आप देख रहे हैं, ये कैसे है? समोद्भिद। वे पौधे जो मरोद्भिद, जो मरे हुए स्थानों पे, जैसे रेगिस्तान वगैरह में जहां पे पानी एकदम
ना के बराबर है, मतलब कुछ हद तक पानी कहीं कहीं रेयर है ना मिल जाए रेगिस्तान वगैरह में, तो उसे क्या बोला जाता है? मरुद्भिद। वे पौधे जो मरे हुए स्थानों पे, मतलब जहां पे पानी नहीं होता वहां पे पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है मरुद्भिद पौधे। और दूसरा चौथा होता है लवणोद्भिद। वे पौधे जो नमक वाले, वे वह जल जिसमें नमक होता है वहां पे पाए जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है लवणोद्भिद। समझ गए बात को? अगले की बात करते हैं, घटक की बात करते हैं वायु की, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायु वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझिए क्या होता है वायु। बिना वायु के जीवन संभव है। हालांकि जल बिना जल के तो कुछ दिन रह सकते हैं, बिना प्रकाश के कुछ दिन रह सकते हैं, तापमान को हम कुछ दिन तक झेल सकते हैं, लेकिन बिना हवा के आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा, हाफ एन आवर में हम चल देंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे। वायु ही एक ऐसा माध्यम है जो गैसों को हमारे नासा द्वार तक, हमारी नाक तक लेके आती है। वरना पेड़ अपनी गैस धीरे से निकालता, गैस वही टंगी रहती, हम पास जाते लेके फिर आते। तो एक पेड़ बगड़ी हम लेके हरदम चलते है ना, लेते, जैसे गुलाब की सुगंध लेते हैं वैसे लगातार हम ऑक्सीजन लेते। समझ रहे हैं ना? आवाज आपको सुनाई नहीं देती, आवाज को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? वायु लेके जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई खुशबू आपको नहीं आती, एकदम गुलाब पे चढ़ जाएंगे जाके तब है ना, तब जाके घुस जाएंगे गुलाब के अंदर, तब जाके आपको सुगंध आने वाली है। तो वायु कितना इंपॉर्टेंट है। अब समझिए वायु नुकसान क्या करता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो समझ में आ गया कि भाई बिना वायु के हम रह नहीं सकते, क्योंकि गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आगे हम समझते हैं थोड़ा सा। पहला होता है मृदा अपरदन। अब देख रहे हैं गर्मी का मौसम आ रहा है ना, एक हवा होती है जिसे बोला जाता है लू, गांव में जिसे बोला जाता है लूह, है ना। हालांकि कुत्ता को दौड़ा देते हैं, लेकिन लूह कर देंगे तो कुत्ता दौड़ के आ जाता है ना। लू होती है, ये क्या काम करती है? जब मिट्टी कट जाती है ना, मिट्टी कट जाती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से हवा चलती है तो वो धूल बन जाती है, टूट जाती है ना वो हवा, है ना। तो ये क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ उड़ा के लेके जाता है। तो होता क्या है, खेत वगैरह भी खाली हो जाते हैं। इसके बाद जब गेहूं की कटाई होगी तो वहां के जो रेत होंगे, जो पदार्थ होंगे उसमें, जो मिट्टी में मिले हुए होंगे, उसे क्या करेंगे, वो अपने साथ उड़ा के लेके चली जाएगी। तो उस खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए? दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं, वाष्प का उत्सर्जित होना, वाष्प का उड़ना कहां से होता है? देखो दो चीजें यहां बता दे रहा हूं, वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव। जब पौधे के अलग अलग भागों से जल की हानि होती है, जल की कमी होती है, तो उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जब पौधे के अलग अलग भागों से जल की हानि होती है उसे बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन, और जब पौधे के किसी एक विशिष्ट भाग से जल की हानि होती है उसे बोला जाता है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव एक जगह से बहना, वाष्पोत्सर्जन अलग अलग जगह से, उत्सर्जन होना तो किसका, जल का। अलग अलग जगह से जल की हानि वाष्पोत्सर्जन, किसी एक जगह से जल की हानि बिंदु स्राव। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के विभिन्न भागों से जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया? पौधे के अलग अलग भागों से जल की हानि होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ताकि वो पेड़ पौधे के शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करे। हम लोगों के शरीर में भी जल निकलता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, पसीना वगैरह होता है कि नहीं होता? तो क्यों होता है? क्योंकि शरीर के तापमान को क्या करना है, मेंटेन करना, बनाए रखना है। वाष्पीकरण, पानी का वाष्प में परिवर्तित, जितनी तेज हवा होगी उतना तेज वाष्पीकरण होगा। हवा होगी तो पानी की लहरें उड़ेंगी, है ना, लहरें बनाएंगे, पानी क्या करेगा, उड़ेगा, और उड़ के वो क्या होगा, जब जैसे ही वो हवा के साथ उड़ेगा क्या बन जाएगा, भाप, वाष्प बन गया, उड़ जाएगा। जितनी तेज हवा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर बरसात में कपड़ा फैला दिया जाए और ठंडी में, तो पहले कब सूखेगा, बरसात में, क्योंकि बरसात में क्या चलती है, हवा चलती है, और हवा क्या करती है, उससे होके गुजरती है और उसके कणों को क्या करती है, अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया वृक्षों का टूटना। बहुत तेज हवा आएगी, एक बार आई थी अभी 2-4 साल पहले हवा आई थी, बहुत बम्पर आई थी, शायद कोई ऐसा घर बचा था, कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जिसका कुछ ना कुछ टूटा हो। किसी का कुछ नहीं टूटा होगा, पपीता गिर गया होगा, है कि नहीं, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान सबका हुआ था। किसी का करकट उड़ के दूसरे घर आ गया था, ये तो मेरा है, काय मार कर ना, DTH उड़ के चल गया, है कि नहीं। और कपड़ा वपड़ा जिसका गया होगा तो मोड़े उड़ के रखा होगा बढ़िया वाला, है ना, खाना महंगा वाला 3000 वाला गया होगा तो पेटी में सीधे, भाई नहीं मोरे घरे ना आया, सही में मोरे।
है ना। एक पता नहीं कौन मंत्र है, चमड़ा खींचने का होता है, और जब नीयत साफ नहीं तो चमड़ा बचा लेगा, अलग है भी है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। वृक्षों का टूटना, जब हवाएं लगातार तेज बहती है तो क्या हो सकता है, वृक्ष टूट जाते हैं, ये नुकसान है हवाओं का तेज बहने से। फल और वाष्पोत्सर्जन, फल और बीजों का प्रकीर्णन, बीज का एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना। रास्ते में जाते हैं, एक तो पेड़, एक तो पौधा का वो बीज गिरा होता है जिसको बोलते हैं चिलबिल। मजाल है कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जो ना खाया हो, लेकिन उठाएंगे छीलेंगे, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। मतलब खरीद के खाने में कौन तकलीफ होती है कि नहीं, ललचाहन की कमी ना है। फल की बात करते हैं, जब हवाएं तेज होती हैं, अगर हवा नहीं हो तो फल कतई ना गिरे, लगा रहेगा। आम वो कहेगा चलो मैं तो गिर बंद करूंगा, जब तक मुझे आके तोड़ोगे नहीं, है ना। बीज का प्रकीर्णन नहीं होगा। आप देखते हैं ना, एक जगह यहाँ बबूल है, पड़ोसी के खेत में बबूल अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बीज एक जगह से उड़ के दूसरी जगह गया। आंधी नहीं चलेगी, हवा जल्दी से चलती तो आम जरा सा लगा तो एक बार हिलेगा, धड़ाक से गिरेगा, खाओ मुझे खाओ आओ, है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, हवा चलती है, उसका जो वृंत होता है वो टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटेगा वो बेचारा धड़ाक से नीचे गिर जाएगा। फिर लूट मचती है ना। आधी में देखते ना कुछ झोला लेके दौड़ते हैं। अभी आम का सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये टिकोरा जिसको बोलते हैं। अब देखो झोला ले लेके दौड़ेंगे, इधर लेंगे, जो मलिकार उसको एक को नहीं मिला, यहाँ कुछ लूट के भागा है। जब तक मलिकार पहुंचेगा तब तक काम खत्म। और एक मिनट में चालाक लड़का होता कि नहीं होता, वो धियम चढ़ के हिलाएगा। आधी से जो नहीं गिर रहा, बाकी वो हिलाने से गिर जाएगा। चुरकट है भैया। चलिए बात करते हैं वायुमंडल में गैसों की बात। यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया कि ये अजैविक घटक है, किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बात करते हैं अगले अजैविक घटक के बारे में, जो है गैसें। वायुमंडल में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, जिनकी मात्रा आप तय है, जानते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, बाकी जो बचा है उसमें अन्य गैसें आती है। ठीक है, क्या योगदान है अब समझ लो। मैंने आपको एक बार बहुत पहले ही आपको पूछा था कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए क्या होगा, है ना। हाँ वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं। तो सभी जीव का सबसे पहले जीवन काल बढ़ जाएगा। हमारा जीवन काल, मनुष्य का जीवन काल तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वही दौड़ाएंगे बाबू को चूहा लग गया। क्योंकि चूहे क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े जो छोटे छोटे जीव हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। हम बिल्ली से बच्चे को बचाते थे, तो फिर किससे बचाएंगे, चूहे से बचाएंगे, है ना। कौन बिल में लेके भागा, बाबू कहाँ गया, अरे दो लोग भाग रहा है, दुबला घिसरा लेके जा रहे हैं। हाँ, जब तक जाएंगे तब तक बाबू का मुंह कुल नोच डाले हैं। अब भाई बिल की खुदाई तो करनी है ना। अब जब तक खुदाई कर, जैसे वो बोला खुदा तब तक तो बाबू को मुँह नोच दे, बाबू यहाँ टेढ़े से हो गया, है कि नहीं, खत्म है, बाबू गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये समझ में आ गया। वायुमंडल में सभी गैसें क्या करती हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, वो 78%, अगर ये बढ़ जाए तो क्या है, ऑक्सीजन बढ़ जाए, लेकिन इनकी मात्रा क्या होती है, तय होती है। ये भी पारिस्थितिक, अगर इनकी मात्रा घट बढ़ जाए तो भी हमारा पारितंत्र क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं खाद्य जाल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है और वह एक श्रृंखला बनाता है, एक जाल बनाता है, जिसे हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जितनी ज्यादा जटिलता, मतलब जितने ज्यादा खाद्य जाल में जीव होंगे, वो खाद्य जाल उतना ज्यादा दिन तक चलेगा। पॉइंट समझो कैसे, आपके पास खाने के जितने ऑप्शन होंगे, खाने के ऑप्शन मान लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, कई सारे छोटे छोटे जीव हैं शाकाहारी वाले, जितनी ज्यादा मात्रा होगी जीवों की, उतना ज्यादा खाद्य जाल लंबा चलेगा। कैसे चलेगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा शाकाहारी हो गए, 10 तो मांसाहारी बचे। अब बताओ उनका भंडारा है कि नहीं है। हाँ, अरे कब कौन इधर की बकरी बांध दी, कौन उधर की बकरी, कौन मुर्गी दौड़ा दी, है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर जितने ज्यादा जीव होंगे, जितना खाद्य जाल में जटिलता होगी, उतना ज्यादा ही वो खाद्य जाल या वहां का पर्यावरण उतना ज्यादा लंबा चलेगा। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो जाएं, मान लेते हैं हम यहाँ की ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो जाएं, बहुत ज्यादा शाकाहारी जीव हो जाएं, तो मांसाहारियों का तो मजा हो गया। इतनी बकरी हो जाएंगी तो पता चला कि क्या रुपये किलो, ले लो 100 रुपये का, ले जाओ, ले गए वो रेते करके आए, बस ले दिए, है कि नहीं। यहाँ कौन, यहाँ बकरियाँ ही ठहरा, कौन वहाँ बकरियाँ ही ठहरा, खाली बकरियाँ कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि सस्ती हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा खाद्य जाल में जितनी जीवों की जटिलता होगी, उतना ज़्यादा वो आसानी से अवेलेबल होंगे। कोरोना में मुर्गी के रुपये जा रही थी, 70 रुपये ले जो 2 जोड़ा, 50 रुपये हम लेके जा रहे थे, है ना, 50 रुपये 100 रुपये लेके जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनकी मांग खत्म हो चुकी है कि नहीं। अब जो हाँ वेरी गुड, शाकाहारी खींचो 180 200 मारो, है कि नहीं।
तो ये क्या है, खाद्य जाल में जितने ज्यादा जीव होंगे उतनी जितनी जटिलता होगी उतना लंबा चलेगा। खाद्य जाल हमें यह भी बताता है, यह भी बोध कराता है कि किस जीव का किस जीव से कितना गहरा संबंध है, किस जीव का किस जीव से कितना गहरा रिलेशनशिप है, संबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निम्न श्रेणी के जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। पॉइंट यहां समझे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य थोड़ा डैमेज है, दोपहरिया वाला है। ठीक है, यहां देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसे मिलता है, उत्पादक को। किसे मिलता है, उत्पादक को मिलता है। यहां एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे। अब घटक लिखा हूं, ठीक है, देखिए सूर्य का प्रकाश किसे मिलता है, उत्पादक को। यह प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है, उसे कौन खाता है, शाकाहारी को, मांसाहारी को, है ना, शीर्ष मांसाहारी या सर्वाहारी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मांसाहारी मरेगा कि नहीं मरेगा। पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो रजिस्ट्रेशन करवा के आया कि मैं नहीं मरूंगा। बेटा आज नहीं मरोगे, अगली साल मरोगे, मेरे साथ नहीं मरोगे, मेरे पोता के साथ तो मरबे करोगे, है कि नहीं। तो ये क्या होंगे, इसको कौन खाएगा, अपघटक, है ना, इन्हें अपघटित कौन करेगा, अपघटक। और इनके अंदर की जो मात्रा होगी उसे कहां भेज देगा, फिर कहां भेजेगा, उत्पादक के पास, फिर वो भोजन बनाएगा, फिर सूर्य का प्रकाश आएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निम्न श्रेणी के जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों की तरफ होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और उसका भक्षण शाकाहारी करते हैं, शाकाहारी का भक्षण मांसाहारी करते हैं, और मांसाहारी का भक्षण सर्वाहारी या शीर्ष मांसाहारी करते हैं। जब वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो अपघटक उनका अपघटन करके किसे सौंप देते हैं, उत्पादक को। फिर प्रकाश संश्लेषण, फिर वही क्रिया लगातार चलती रहती है। ये टॉपिक है उष्मागतिकी का नियम, जो इस पे सटीक बैठता है, इसलिए आपकी बुक में इसे दिया है कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक जगह से दूसरी जगह रूपांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं बात को। अब यहां देखिए, ऊर्जा इसने बनाया, प्रकाश वाली ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कहां पहुंची, पादप में, है ना, पादप की ऊर्जा कहां पहुंची, शाकाहारी में, शाकाहारी की कहां पहुंची, मांसाहारी में, मांसाहारी की सर्वाहारी में, सर्वाहारी की अपघटक में, अपघटक की फिर कहां पहुंची, उत्पादक में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये लगातार क्रिया लगातार चलती रहती है। ऊर्जा खत्म हुई, नहीं खत्म हुई, लगातार वो ऊर्जा फिर यहाँ यहाँ करते करते यहीं तक। ठीक है, ये लगातार ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, रूपांतरित होती है। ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।